हेलो बच्चों, क्या हाल? मौज चल रही है? सर एनएलएम चल रहा है अभी तो सर, इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा। मजे आ रहे हैं क्या? कंस्ट्रेंट मोशन अपन पढ़ चुके थे लास्ट टाइम पे। देखो अपन ने वेज कंस्ट्रेंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वेज कंस्ट्रेंट। फिर अपन ने बहुत बेसिक सी बात करी थी किसकी, नॉर्मल रिएक्शन की। आपको फोर्सेस के बारे में बताया था, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बताया था। उसके आगे आगे चलते जा रहे थे। फिर अपन सवाल करते जा रहे थे, सवाल करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। फिर अपन जो है सिंपल अपन ने बात करी इक्विलिब्रियम सवालों की। किसकी बात करी? इक्विलिब्रियम वाले सवालों की। नॉर्मल की डायरेक्शन के बारे में बात करी, बहुत डिटेल में बात करी। अपन नॉर्मल रिएक्शन से बेस इक्विलिब्रियम वाले सवाल करे कि नेट फोर्स 0 हो तो बॉडी रेस्ट ऑफ मोशन पे ही रहती है, मतलब या तो रेस्ट पे रहती है या जो कर रही होती है वो ही करती रहती है। उसी के सवालों से वापस चालू करते हैं। टेंशन का थोड़ा मिला लेते हैं। टेंशन की बात अपन पहले कर चुके हैं। टेंशन की डायरेक्शन कैसे होती है ये बात अपन कंस्ट्रेंट में ही कर चुके थे। हां सर, बात तो आप सही बोल रहे हो सर। अरे यस और नो भैया, अब रफ्तार थोड़ी तेज करनी पड़ेगी क्योंकि अब जब नए चैप्टर आएंगे तो अपने पास समय तो कम नहीं पर एक फिक्स लेक्चर्स ही होते हैं पढ़ाने में। हम किसी एक लेक्चर को 2-2, 3-3 लेक्चर में भी बना के पढ़ा सकते हैं, पर बात यह है कि अच्छा पढ़ाया जाए, हर एक कॉन्सेप्ट का एक सवाल दिया जाए और सही समय में पढ़ाया जाए ताकि तुम्हारा समय बचे, क्योंकि तुम्हारी एसेट पैसा नहीं समय है। यस और नो? हाँ सर। तो बातें कम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई जोश और जुनून के साथ चलो भाई, वहां तक की बात कर लेती तो बेसिक वैसे सवालों से चालू करते हैं। चालू हो जा भाई, खुल जा सिम सिम। चलो भाई, सिंपल सवाल, बिल्कुल सिंपल, जो लास्ट टर्न पे करा रहा था वहीं से चालू कर रहा हूं। बस अब नॉर्मल की जगह टेंशन ले रहा हूं। इक्विलिब्रियम के ही सवाल हैं। चलो भाई, मान लो कि ऐसा, आप तो ऐसे समझो कि भाई ऐसे है ना, एक अपनी जो है टिक 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 टिक, देखो भाई ऐसे अपनी जो है ना रस्सी है, ऐसे एक ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है, ऐसे समझ लो आप तो, ठीक है, ऐसे एम मास का, ऐसे भी समझ सकते हो इसको। बोलो क्लियर? और बोला हुआ ये एंगल 37 डिग्री है। क्या आप सिमेट्री से बोल सकते हो कि इन दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो सेम होगी? हाँ सर, सिमेट्री से बोल सकते हैं। और नीचे ग्रेविटी की वजह से क्या mg लग रहा होगा? हाँ सर। तो क्या आप टेंशन की वैल्यू बता सकते हो? बहुत ही लल्लू सवाल है। अरे तुम कर सकते हो। अरे हाँ ना तो बोलो, कर दो फटाफट, कर दो फटाफट, शर्माना नहीं है। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। बिल्कुल सही। चलो भाई, तो फाइंड द टेंशन ऑन बोथ द स्ट्रिंग्स इन द गिवन सिचुएशन। सर हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि अगर सिमेट्रिक है तो टी के इधर वाले कंपोनेंट कट जाएंगे, इसलिए टी बराबर होना जरूरी है, पर टी के वर्टिकल कंपोनेंट एमजी के बराबर होने चाहिए, क्योंकि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पे हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ओके, तो टी का इधर कंपोनेंट कितना आया? टी का इधर कंपोनेंट आया टी cos 37 यानी कि 40/5। इसका भी आया 40/5, इधर आया 3t/5, इधर आया 3t/5। इसी लॉजिक से बोला था कि दोनों टी सेम होंगे। बहुत बढ़िया। बस अब क्या था, क्या 8t/5 ऊपर की तरफ इक्वल टू mg, तो मेरे हिसाब से टी की वैल्यू आई 5mg/8। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए। थोड़ा रफ्तार में कराया क्योंकि कोई खास बात नहीं थी। प्योर आपको रिजॉल्व करना आना चाहिए। सिंपल इक्विलिब्रियम है। एक्सेलरेशन वाले सवाल बाद में करेंगे जब अपन न्यूटन सेकंड लॉ पे आ जाएंगे। अभी तो बेसिक बात कर रहे हैं भैया कि इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0 तो आपको फोर्सेस को रिजॉल्व करना आना चाहिए, एफबीडी बनानी आनी चाहिए। इसमें कोई खास बात नहीं है। एफबीडी इसकी बनाओ तो कैसे बनी? इधर टी नीचे mg। यस और नो? हाँ सर। रिजॉल्व करा, आंसर पाया। एक और फटाफट, बेसिक आ जाओ। चलो ये कर दो। मान लो एक मास है जिसपे एक रस्सी तो ऐसे बंधी हुई है, एक रस्सी ऐसे बंधी हुई है। बोलो क्लियर? तो यहां पे टेंशन मान लो T1, ठीक है, यहां पे टेंशन मान लो T2। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो बताओ, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो बताओ T1 क्या होगा और T2 क्या होगा? कर सकते हो तुम। T1, T2 और mg तीन के अलावा और कोई फोर्स नहीं है। एफबीडी भी ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप में ही एफबीडी है ये। अरे है कि नहीं? कई लोग परेशान, सर एफबीडी क्या है? अरे एफबीडी पिछले टाइम बता चुका हूं भाई। चलो भाई करो, 30 सेकेंड्स, 30 सेकंड में सही होना चाहिए, गलत नहीं। 30 सेकेंड्स। चलो भाई। राम करे ऐसा हो जाए, मेरी फिजिक्स तो है लग जाए। ओए होए, कई लोग बहुत खुश। गाने से भटकना नहीं है। टाइम अप। ये mg
ओहो, डायरेक्ट टी को रिजॉल्व कर लो। इधर आएगा 4t1/5, इधर आएगा 3t1/5। हॉरिजॉन्टल में अगर फोर्स बैलेंस होने हैं तो 3t1/5 t2 के बराबर होना चाहिए, और 4t1/5 mg के बराबर होना चाहिए। तो t1 की वैल्यू आई 5 mg/4। हाँ सर, और t1 की वैल्यू अगर ये आई तो 3/5 इंटू T1 की वैल्यू कितनी 5 mg/4। तो 5 ने 5 को मार दिया इक्वल टू T2। तो T2 की वैल्यू क्या आई, T2 की वैल्यू आई 3 mg/4। मेरे हिसाब से ये आंसर होने चाहिए, मेरे हिसाब से ये आंसर होने चाहिए। हो गया, लो खत्म। तो टेंशन क्या आ जाए कर लूंगा, नॉर्मल क्या आ जाए कर लूंगा। लो भाई देखा आंसर सही आ रहा है, चेक कर लेंगे एक बार। हाँ 3/4 mg, T2 की वैल्यू बिल्कुल सही, और T1 की T2 की वैल्यू सॉरी ये T2 आया, और ये अपना क्या है T1 की वैल्यू क्या है 5 mg/4। खत्म हो गया। अरे हाँ ना तो बोल दो, अरे सोच लो। हाँ सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, चलो भाई। अच्छा भाई, अब क्या करें। लो हो गया, बढ़िया एकदम। एक सवाल सिंपल सा एक और कराता हूं जिसमें नॉर्मल भी है टेंशन भी है, जिसमें नॉर्मल भी है और टेंशन भी। कर देना, आ जाओ भाई, कर देना, आ जाओ भाई। एम्स में आया हुआ है, एम्स में आया हुआ है। किसमें आया हुआ है, एम्स में 2015 में। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक सवाल नहीं था, उसको डाल दिया। और सर मेरे को तो देना ही नहीं है एम्स, मैं क्यों दूंगा एम्स। अरे पर है तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सवाल ही, बिल्कुल सिंपल सवाल, कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे करके बताओ भाई, करके बताओ भाई, फटाफट करके बता दो भाई, सिंपल। हाँ भाई, आ जाओ। A sphere of radius 25 cm and mass 1 kg is hung by a string of negligible mass and length 40 cm. Then tension in the string is okay. पहले आप ध्यान से समझो इस पूरे सेटअप को। लेंथ कितनी दे रखी है, ये लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर, और ये कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर है यार। ठीक है, ठीक सर, बात समझ आ गई। तो 1 kg is hung by a string of negligible mass। तो देखो ये जो दीवार है ये अपने गोले पर क्या नॉर्मल इधर लगाएगी, ग्रेविटेशन अपना mg नीचे लगाएगी, और टेंशन इधर। क्या 3 फोर्स हो गए। हाँ सर, बिल्कुल हो गए सर, बात आप सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही। तो आ जाओ, लो भाई करो भाई। ऐसे अपना डायग्राम आया, ध्यान से देखो, आंसर लाते हैं। सॉरी, देखो ध्यान से। अगर अपन ध्यान देखें तो इसको अगर एफबीडी बनाए तो इस गोले को थोड़ा छोटा बना लेता हूँ समझने के लिए। इधर लग रहा है नीचे mg, दीवार द्वारा इधर लग रहा है नॉर्मल, और इधर लग रहा है t। यस और नो। हाँ सर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, t को। लो भाई ये t। ठीक, अब बात है ये एंगल वेंगल की। देखो ध्यान से, ये थीटा, ये कितना r 25, और ये कितना 40। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या 25/40, यानी कि 5 से अगर माने तो 5/8। ठीक है, बिल्कुल सही। यानी कि अगर ये थीटा है तो ध्यान से देखो ये भी थीटा है, बिल्कुल सही। तो क्या t cos थीटा, आपने से पूछा क्या है टेंशन, तो t cos थीटा किसके बराबर है mg, और m कितना है भाई 1 kg, यानी कि 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, बिल्कुल सही। और t sin थीटा कितना है, बोलो भाई। t sin थीटा इधर आया, ऊपर आया t cos थीटा, नीचे क्या आया t sin थीटा। मुझे बताओ t sin थीटा किसके बराबर है n के, बोलो क्लियर। हाँ खैर, अपने को t sin थीटा बराबर n में पूछा ही नहीं है, n पूछा होता तो अपन बता देते। अपने से टेंशन पूछी तो सिंपली क्या हो गया, t cos थीटा बराबर n 10। हाँ सर, तो t cos थीटा बराबर 10, t cos थीटा बराबर 10, t इक्वल टू 10/10 इंटू सेक थीटा। ओके, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सही कर रहा हूं क्या। हाँ, हाइपोटेन्यूज कितना है 40। ओके, ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल को 40, और बेस कितना है, ध्यान से देखो, ये बेस अपना कितना है, यहां से देखो ये रहा, ये अपना बेस हो जाएगा √40² माइनस 25²। अरे यस और नो। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो √40² माइनस 25²। कैसे सॉल्व कर सकते हो क्या। अरे हाँ ना बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर कर सकते हैं, इसमें है क्या। तो t sec थीटा लिख लिया अपन ने h/p,
40 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर 60, अपन जानते हैं 625 होता है। खैर तुम्हें जैसे सॉल्व करना हो कर लो, तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, देखो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं। 10 इंटू 40 बाई, हाँ, टी सेक थीटा, देखो टी कॉस थीटा इक्वल टू 10, 10 की वैल्यू 10 सेक थीटा, 10 सेक थीटा की वैल्यू h बाई बी, बी का बेस अपन ने लिख लिया, अंडर रूट ऑफ दिस 40 सेंटीमीटर में दे रखा है, वो सब अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। अगर कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तो देखो 5 8 जा 40, कैसे 5 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। और इसे क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यस और नो, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं 25 के स्क्वायर को। तो 5 स्क्वायर को बाहर ले आओ तो 5 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 10 इंटू 40, कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल, 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। कैलकुलेशन आसान करने के लिए सिंपल, बोलो क्लियर है, हाँ सर बात समझ में आ रही है। 8 स्क्वायर कितना, 64, 64 में से 25 गया तो कितना बचा, 14 में से 5 गया तो 9, और 5 में से 2 गया तो 39। बोलो क्लियर है एकदम, बिल्कुल सही। ये कुछ गंदा सा आंसर आ रहा है क्या, नहीं। 400/5, इसको पहले मान लो 5 8 जा 40, तो ये हो गया 80 बाई 3.9, नहीं 3.9 नहीं, सॉरी, ये कितना हो गया 64, 8 स्क्वायर बिल्कुल सही चल रहा है, 8 स्क्वायर माइनस 25 तो कितना हो गया, रूट 64, नहीं रूट 39। बोलो क्लियर है, हाँ सर। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर जो अपना आया वो देखो 12.8 आएगा, क्या कैलकुलेशन करें क्या, रूट 39, 6 के आसपास, हाँ 6 से ज्यादा होगा थोड़ा बहुत, 7 7 49 होता है और 60 से क्या होता है 36, तो 6.2 6.3 समथिंग होगा, बिल्कुल सही। तो 60 अगर 6 से डिवाइड करेंगे 80 तो 60, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, देखो देखो आ रहा है कि 12.8 आसपास, हाँ बिल्कुल। यानी कि जो अपन ने पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जो अपन ने पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, लो भाई ये हो गया, आगे चलते हैं। तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन भी आ गई, टेंशन भी आ गई। कोई आपसे अगर नॉर्मल रिएक्शन पूछ लेता तो क्या टी साइन थीटा इक्वल टू एन, साइन थीटा आपको पता है, टी आप निकाल चुके हो, तो आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है। प्योर मैथ्स थी, क्या थी, प्योर मैथ्स। आ जाओ भाई और देखो। तो अगर आप एक बात समझो, पहले टेंशन, नॉर्मल, बेसिक अगर सवाल आ जाएं इक्विलिब्रियम के, क्या हम सवाल कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। 4-5 इलस्ट्रेशन कराए मैंने इक्विलिब्रियम के, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, और भी आगे आएंगे, अभी परेशान मत हो, पर इक्विलिब्रियम के मैंने इतने सारे सवाल करा दिए। चलो भाई अब धीरे धीरे अपन ऐसी बातों की तरफ चलते हैं जिससे अपन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ बढ़ेंगे और न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ बढ़ेंगे और समझेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, किस मोमेंटम, हालांकि अभी ज्यादा नहीं पर थोड़ा तो समझेंगे। चलो भाई चलते हैं। तुमने मोमेंटम सुना है क्या? हाँ सर सुना तो है, अब सुनो देखो और अच्छे समझते हैं। मोमेंटम एक क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी का मल्टीपल है। पहली बात इसकी क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है आपको समय के साथ समझ में आएगा। अभी बस समझ लो कि एक फिजिकल क्वांटिटी अपन ने डिफाइन करी, फिजिकल क्वांटिटी जो क्या है, मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला क्या है आप ऐसे समझे, इसको पीछे डिनोट करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसे लिखते हैं m इंटू वी वेक्टर। किसी भी बॉडी की, कोई भी बॉडी जिसका मास m हो और उसकी रफ्तार v हो, एक्चुअली ताकत का प्रदर्शन है। मैं तुम्हें सही बताऊं तो जैसे मान लो कि एक बालक है 100 किलो का, कितने का, 100 किलो का, हाँ सर। मान लो कि एक बालक है 100 केजी का, ठीक, 100 केजी का बालक है, 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, ठीक। ऐसे ही अगर एक सुंदर कन्या है, कौन है, एक सुंदर कन्या 50 किलो की, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है। अच्छा खुद सोचो, अगर तेरे को सुंदर कन्या को रोकना है और बालक को रोकना है, अगर तेरे को सुंदर कन्या को रोकना है और बालक को रोकना है, तो तेरे को रोकने में किस में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, जिसका मास ज्यादा है या जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है या वेलोसिटी बराबर है? कंफ्यूज मत हो एकदम। जैसे मैं तेरे को बोलूं कि सुंदर कन्या की रफ्तार 10 की बजाय 12 है, मान ले, ऐसे कंफ्यूज, थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूं। अब तो एक बात समझना अच्छे से, एक 100 किलो का बालक 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है और एक 50 किलो की बालिका 12 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है। क्या सुंदर कन्या की रफ्तार 12 है, ज्यादा है, पर उसका मास? बता किसको रोकने में कष्ट ज्यादा होगा, बोल। कंफ्यूज हो गया होगा थोड़ा सा, यार लड़का तो भारी है पर दौड़ धीरे रहा है, और सुंदर कन्या हल्की है पर थोड़ा सा ज्यादा से दौड़ रही है। हाँ सर, तो सोच किसको रोकने में तेरी ताकत ज्यादा जाएगी। तो असलियत में ऐसा समझ, किसी भी चीज को रोकने के लिए ऐसा फील कर थोड़ा सा, कितनी ताकत जाएगी, कितनी क्षमता जाएगी,
वो मास जिसका ज्यादा उससे पता पड़ता है, वेलोसिटी जिससे ज्यादा उससे पता पड़ता है, या शायद किसी और से पता पड़ता है? शायद किसी और से। और शायद किसी और चीज क्या है? मोमेंटम। वो शायद और चीज क्या है? मोमेंटम। तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी इसको ऊपर लिखते हैं एमवी वेक्टर। अभी इतना ही याद रखना है बस, ठीक है? तो मैंने जो भी बात बोली अपने मोमेंटम लिख लिया, वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम इज अ क्वांटिटी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास एंड मोशन। अरे किताबी डेफिनेशन है, क्या है? लिखो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। तुम तो मोमेंटम लिखो, पी वेक्टर इक्वल टू एमवी वेक्टर, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई आपसे यूनिट पूछ ले ऐसा ही तो क्या लिखेंगे? केजी मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? केजी मीटर पर सेकेंड। कोई चिंता वाली बात नहीं है। ओके, ये बात हमें समझ आ गई। अब क्या करें? जो मैंने आपसे पूछा वही आपसे पूछता हूं, P इक्वल टू एमवी वेक्टर। ठीक भाई, हमें समझ में आता है। मोमेंटम और एमवी वेक्टर जानते हैं। मैं आपसे बोलूं फिर से बात, किस बॉडी को रोकना मुश्किल होगा? जो भी पूछा ध्यान से सुनना, किस बॉडी को रोकना मुश्किल होगा? जिस बॉडी की ज्यादा रफ्तार हो या जिस बॉडी की कम रफ्तार हो? अच्छा, जिस बॉडी का मास ज्यादा हो या जिस बॉडी का मास कम हो? वही अभी जो मैंने आपको बोला कि एक भाई बालक है, बालक अपना क्या है? बालक अपना 100 किलो का है, उसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है। बालिका अपनी कितनी है? बालिका अपनी मान लो 50 किलो की है और वो 12 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है। ओहो हो, किसको रोकना मुश्किल होगा? मास ज्यादा कम से देखें, वेलोसिटी कम ज्यादा से देखें? नहीं, ये है नो कमेंट। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? नहीं बता सकते, इससे नहीं बता सकते। किससे बता सकते हैं? मोमेंटम से। जिसका ज्यादा मोमेंटम होगा उसे रोकना मुश्किल होगा। तो असलियत में देखें तो कोई बॉडी चल रही है भाई, मोशन में है तगड़े से, तो उसको रोकना कितना मुश्किल है ये कौन बताएगा? मास ज्यादा कम से पता कंपेयर कर पाओगे? वेलोसिटी कम ज्यादा से कंपेयर कर पाओगे या मोमेंटम से कंपेयर कर पाओगे? मोमेंटम से। ये बात याद रखनी। तो फील आई, हाँ यार मोमेंटम है ना, शक्ति बताता है। जिस बॉडी में मास ज्यादा, जिस बॉडी में मास ज्यादा, दोनों बातों में अंतर ध्यान समझना। जैसे मान लो मैंने आपको मास के लिए क्या समझाया था कि अगर कोई बॉडी दो ब्लॉक रुके हुए हैं, मैं मतलब एक बालक 100 किलो का और एक सुंदर कन्या 50 किलो की रुके हुए हैं दोनों, किसको चलाना ज्यादा मुश्किल है? बालक को। उनकी वेलोसिटी तो थी नहीं, यस और नो। तो मास ये बताता है कि किसको कितना चलाना मुश्किल है। ऐसा आइडिया देता है हमें कि यार 100 किलो और 50 किलो। पर अगर कोई चीजें चल रही हैं तो उनमें वेलोसिटी भी है और मास भी है, तो उसको रोकना कितना मुश्किल है ये बात कौन बताता है? मास का पैरामीटर, वेलोसिटी का पैरामीटर, या दोनों का मल्टीप्लिकेशन? दोनों का मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम कहते हैं मोमेंटम। ओके सर, अब देखो तेरे खुद को समझ में आएगा। अगर अपन ध्यान से देखें तो अपने बालक का मोमेंटम कितना है? मोमेंटम ऑफ बालक 1000, हाँ सर, 100 इंटू 10 केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मोमेंटम ऑफ सुंदर कन्या कितना है भाई? 50 इंटू 12, बोलो क्लियर है? 600। अब तू बता सकता है कि किसको रोकना मुश्किल होगा? किसको रोकना मुश्किल होगा? बोलो। रोकना मुश्किल होगा बालक को। पर सोच, अगर यही सुंदर कन्या 50 मीटर पर सेकंड से दौड़ने लग जाए तो क्या सुंदर कन्या का मोमेंटम 2500 हो जाएगा? तो उसे रोकना बालक से भी मुश्किल होगा। तो क्या कम मास वाली चीज को रोकना मुश्किल हो सकता है? हां, अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो। क्या ज्यादा मास वाली चीज को रोकना आसान हो सकता है? हां, अगर उसकी वेलोसिटी कम हो। यानी कि मास से कंपेयर नहीं करते रोकने वाली ताकत में, ना वेलोसिटी से कंपेयर करते हैं मोमेंटम से। ओके, असलियत में इस मोमेंटम से ही डिनोट होता है फोर्स। कौन डिनोट होता है? फोर्स। कितनी ताकत लगी भाई, कितनी ताकत लगी भाई। जैसे मान लो मैं रुका हूं, अब सोचो मैं 100 किलो का हूं, मान लो कि सॉरी मैं 100 किलो का नहीं है, तुम 100 किलो के हो, मैं तो अभी 60 प्लस ही हूं। चलो भाई, कई लोग हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, हंस लो। अब सोचो, मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए एक बालक है 100 किलो का और एक और बालक है 100 किलो का, दो बालक है 100 किलो के, दोनों रखे। मैं ये बोलूं कि पहले बालक की वेलोसिटी 100 किलो, जो 100 किलो का था, उसकी वेलोसिटी 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड करनी है, तो ताकत लगानी पड़ेगी। दूसरा बालक जो 100 किलो का था, उसकी 1 सेकंड में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की, तो उस पर भी ताकत लगानी पड़ेगी। किसमें ताकत कम लगानी पड़ेगी? किसमें ताकत कम लगानी पड़ेगी?
जिसकी रफ्तार कम, जिसको भले सेम मास है पर जिसकी रफ्तार कम करनी पड़ेगी। मतलब ताकत चलाने के लिए भी और कितनी रफ्तार से चलाने के लिए भी क्या जो ताकत लगानी पड़ी वो भले मास सेम हो पर क्या वेलोसिटी पे भी डिपेंड करी। हाँ, यानी कि इनडायरेक्टली मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करी। हाँ, यानी कि वो भी मोमेंटम पे डिपेंड करी। ओके, यानी कि हमें किसी चीज को चलाना हो चाहे हमें उसे रोकना हो, उस ताकत का मापदंड रिलेट होता है मोमेंटम से। किससे रिलेट होता है? मोमेंटम से। वैसे सेकंड लॉ है तो लॉ आपको याद होना चाहिए, मैं तो फील कराने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा, मोमेंटम क्या करता है? तो जो न्यूटन सेकंड लॉ है, लॉ का मतलब समझ लो, लॉ के प्रूफ नहीं होते, इसलिए जो मैं बता रहा हूं वो फील करा रहा हूं। लॉ है, नियम है, वो साइंटिस्ट ने दे दिया और उसका कोई तोड़ नहीं निकला, इसलिए इसे हमें याद रखना चाहिए। लॉ का मतलब समझिए अच्छे से। हाँ, कई बार आगे आप जाके देखोगे किसी ने लॉ दिया, फिर बाय द वे किसी ने उसका प्रूफ भी निकाल दिया, पर हमेशा निकल पाए ये जरूरी नहीं है। तो लॉ दिमाग में याद होने चाहिए, नियम। चलो भाई, तो भाई साहब बोला गया, क्या बोला गया? देखो, फोर्स इज रिलेटेड टू मोमेंटम, ये सब लिख लेना। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। इसका से क्या समझे सर हम? डेल्टा पी इज व्हाट? डेल्टा पी इज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अभी ज्यादा इसमें वेक्टर में मैं नहीं घुसाना चाह रहा हूं। डेल्टा पी इज फाइनल चेंज इन मोमेंटम, सॉरी, पी फाइनल इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, मतलब कितना मोमेंटम में चेंज करा। जैसे मान लो मैं रुका हुआ था तो मेरा इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0। अब मान लो मेरी वेलोसिटी हो गई कितनी कितनी, सोच के देखना, अच्छे समझना फोर्स के बारे में क्या बोला गया है, समझना, फील करना थोड़ी सी। मान लो कि मैं ये एक ब्लॉक लेते हैं अपन तो 10 किलो का, ठीक, ये रुका हुआ था, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0 था। कुछ देर बाद इसका मोमेंट, इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया? 100। ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही सर, मोमेंटम 100 हो गया, तो मोमेंटम निकालना तो बड़ी बात है ही नहीं, एमवी करना है, बस कुछ नहीं करना, वेक्टर है बेसिकली वो। ठीक भाई, 100 हो गया, तो चेंज कितना हुआ? 100 माइनस 0। मान लो इनिशियल 10 होता तो 100 माइनस 10 90 हो जाता। तो हमने कितना मोमेंटम, ताकत बढ़ा दी उसकी, कितनी रोकने की ताकत उसकी बढ़ा दी, 10 से 100 या 0 से 100, तो 100। अब सोच के देख कि एक किसी बालक को बोला गया कि भाई इस ब्लॉक का मोमेंटम 0 से 100 कर दो। क्लास में दो बच्चों को बोला गया भाई ये 2 ब्लॉक है 10-10 किलो के, इनका मोमेंटम 0 से 100 कर दो। एक ने भी कर दिया, दूसरे ने भी कर दिया, पर सोचो सर के पास ये कहने कि सर हमने इसका मोमेंटम 100 से बढ़ा दिया, ये कहने पहले एक जल्दी आ गया, दूसरा लेट आया। क्यों? क्योंकि पहले वाले ने तो और उसने 1 सेकंड में ही कर दिया, ठीक, 1 सेकंड, ठीक। दूसरे वाले ने टाइम लिया मान लो 5 सेकंड, करा दोनों ने वही, दोनों में चेंज इन मोमेंटम सेम आया, बॉडी सेम टाइप की थी, मोमेंटम पहले 0 था बाद में 100 था। पर सोच, जो पहला बालक था उसने 1 सेकंड में ही कर दिया, तो ताकत ज्यादा लगी कि नहीं लगी? लगी। यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम हम लाते हैं वो अगर सेम भी है तब भी अगर हम उसे जल्दी अचीव करना चाहते हैं तो हमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। हाँ सर, तो ताकत वेलोसिटी पे नहीं, मास पे नहीं, उनके मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है, और वास्तविकता में उनके चेंज पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मैं शुरुआत में ही 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं तो 10 से 90 अगर मेरे को 10 से 100 अगर करा गया तो चेंज कितना लाए? 90, तो ताकत तो 90 लाने में करनी पड़ी ना। हाँ, ठीक। अच्छा, इस बात पे भी ताकत डिपेंड करी कि कितने कम समय में उसे लाए। इसलिए फोर्स को बोला गया इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फिर कह रहा हूं लॉ है। प्रोपोर्शनल छोड़ो, तुम तो याद रखो, क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 ही आता है, तो तुम तो याद रखो कि फोर्स कितना, डेल्टा पी वेक्टर बाई डेल्टा टी, इक्वलिटी लिखो तुम तो डायरेक्ट। इसमें जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी है? 1। कितनी है? 1। तो इसको इक्वली कर लो, तुम कंफ्यूज मत हो। तो फोर्स वेक्टर डेल्टा पी वेक्टर बाय डेल्टा टी, तो सब फील आनी चाहिए। ऐसे फॉर्मूला तो मैं डायरेक्ट भी लिखा सकता था कि डेल्टा पी वेक्टर बाय डेल्टा टी, डेल्टा पी कोई भी बॉडी का इनिशियल कोई मोमेंटम है तो उसमें ताकत और झोंकनी पड़ेगी तभी उसका मोमेंटम चेंज होगा। हां सर, और जितनी जल्दी झोंकोगे उतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, इसलिए अगर डेल्टा टी होगा छोटा तो फोर्स बढ़ जाएगा, भले डेल्टा पी सेम हो। डेल्टा पी इज व्हाट? चेंज इन मोमेंटम। तो सीक्वेंस समझो, क्या ताकत लगाना वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नहीं।
क्या मार्केट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नहीं। क्या असलियत में सोचो तो प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के भी नहीं बल्कि चेंज इन मोमेंटम पे। हमारे पास जो पहले ताकत थी उससे उसको क्या लेन देना, हमने जो नई ताकत उसमें जोड़ी। मतलब मान लीजिए मेरे पास पहले से 10 मोमेंटम था तो उससे फोर्स को क्या लेना देना, अब 10 का 100 कर दिया तो किसके प्रोपोर्शनल हुआ, 100 के, 10 के कि 90 के? 90 जोड़ी ना हमने तो 90 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा 90 भी कितनी जल्दी जोड़ी, उसको टाइम से डिवाइड कर दिया तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये फील वाली कहानी थी बस। कैसी कहानी थी? फील वाली। इसलिए आपको फील आनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन पता नहीं कितनी जगह यूज आएगा, ढंग से समझ में आना चाहिए। अभी नहीं, हो समय के साथ आता जाएगा, अभी तो फील करनी है बस। बोलो ये बातें समझ में आई मेरी? मैंने क्या बोला भाई, किसका मोमेंटम ज्यादा है? सुंदर कन्या का। मोमेंट ऑफ सुंदर कन्या इज ग्रेटर देन, सॉरी, भले सुंदर कन्या तेज उड़ रही है तो मोमेंटम ऑफ बालक इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ सुंदर कन्या। अगर आप चेंज इन मोमेंटम भी सेम लाओ तब भी बल अलग अलग हो सकता है, तब भी बल अलग अलग हो सकता है अगर समय अलग अलग हो, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और इसे अगर और अच्छे से करें तो इंस्टेंटेनियस फोर्स को लिखा जाता है dp वेक्टर बाई dt। थोड़ा सा रिलेट करो एक्सेलरेशन बराबर dv वेक्टर बाई dt से। कंफ्यूज मत हो ना, क्या ये एक्सेलरेशन बराबर dv वेक्टर बाई dt? हाँ तू ध्यान से देख तो ये वहीं सही है। सोच कैसे बताता हूं तेरे को, अगर तूने कभी सुना तो मास से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे। खैर ऐसे मत कर, कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो फोर्स बराबर dp वेक्टर बाई dt इज द इंस्टेंटेनियस फोर्स। p इज व्हाट? मोमेंटम। अच्छा खैर अभी सही बताऊं, अभी इस फॉर्मूले का तुम्हारे को कोई ज्यादा यूज नहीं आने वाला। तुम सर हमने तो फोर्स बराबर ma पढ़ा था तो ma ही तुम पढ़ोगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, ठीक है? ये तो मैं, क्योंकि सेकंड लॉ है तो अपने को फील आनी चाहिए। बाकी मोमेंटम पे भी ज्यादा कहानी होगी नहीं एनएलएम में, वो तो समय के साथ आएगी। मोमेंटम तो अपन सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे, फिर एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल में पढ़ेंगे, है ना? तब अभी परेशान नहीं होना चाहिए। अभी तो एक फॉर्मूला रटना होगा F बराबर ma, सवाल उसी पे आने हैं। वो कहां से आया सुन लो ध्यान से, देखो ये लिख लिया क्या तुमने? अरे लिख लिया क्या तुमने? अरे सोच लो, अरे पक्का देखो भाई, ये लिख लिया तुमने? ये इक्वल टू लिख लो, कंफ्यूज मत हो, है ना? ठीक, चलो भाई अब देखो, ठीक, इसको अगर अपन बहुत ध्यान से देखें फॉर्मूले को, ध्यान से देखो, ये जो अपना इक्वलिटी का साइन है, ये जो अपना इक्वलिटी का साइन है, देखो ध्यान से ऐसे, ठीक। P क्या होता है? M। अब देखो फोर्स को क्या लिख सकते हैं? d mv वेक्टर बाई dt। हाँ बिल्कुल सही सर, लॉ तो ये है। नोट्स बनाते चल रहे हो ना? हाँ। अब तू सोच, इफ m इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और याद रखो 99% सवालों में कांस्टेंट ही होता है। कौन से सवालों में नहीं होता? रॉकेट टाइप सवाल। याद है रॉकेट जब उड़ता है तो उसमें पीछे से आग निकलती है, गैस निकलती है, तो गैस निकलती जाती है तो उसका मास कम होता जाता है। इसे बोलते हैं वेरिएबल मास। बहुत कम सवाल आने के चांसेस होते हैं और बहुत कम आता है, इसलिए उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना। तो अपने लिए 99% सवाल जो आएंगे उनमें मास क्या होगा? कांस्टेंट। जब नहीं होगा तो आगे बताएंगे सेंटर ऑफ मास, अब भी नहीं, अभी परेशान नहीं होना। 99% सवाल तो इसी पे आएंगे, है कि नहीं? तो सोच, मास अगर कांस्टेंट हो तो क्या उसे डिफरेंशिएशन से बाहर ला सकते हैं? हाँ, पर जाहिर सी बात है कि अगर फोर्स लगाओगे तो वेलोसिटी तो चेंज होगी ही। हाँ, तो लिख दिया गया dv वेक्टर बाई dt। ओके सर, व्हाट इज dv वेक्टर बाई dt? एक्सेलरेशन। तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, वो फॉर्मूला है जो 99% से भी ज्यादा सवालों में यूज होगा। इसलिए सिर्फ कब यूज नहीं होगा? जब मास चेंज हो रहा हो। क्या चेंज हो रहा हो? बात जैसे कि रॉकेट के सवाल हो गए, या किसी चीज में रेत भर रही हो, कभी अगर मास चेंज हो रहा हो, वो सवाल आएंगे सेंटर ऑफ मास में? बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। अभी अपने बॉडी का मास फिक्स्ड होगा, अभी यस और नो, 2 किलो 4 किलो 6 किलो जो भी होगा। अरे यस और नो, हाँ, तब वापस ये फॉर्मूला ना लग के ये लगेगा।
F बराबर dp बाई dt। अभी आपके लिए ये रामबाण है और अभी आपको जो जिस पे कॉन्सेंट्रेट करना है वो F बराबर ma ही है। भले मैंने कहानी F बराबर dp बाई dt से सुनाई हो, वो अपने बैकएंड पे रख लो, पर अभी कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? F बराबर ma। अभी तो न्यूटन सेकंड लॉ F बराबर ma। जब कभी कोई पूछे, हाँ तो रियलिटी में F बराबर dp बाई dt होता है, उसी से F बराबर ma आता है और F बराबर ma ही 99% सवालों में लग जाता है। हाँ सर, ये बात हमें समझ आ गई, ठीक है, बोलो क्लियर है? हाँ तो न्यूटन सेकंड लॉ इतनी सी बात समझ में आ गई। बस तो F बराबर ma पे सवाल करना चालू कर देंगे और करेंगे क्या, अपन ज्यादा अक्कल थोड़ी लगाएंगे, अब थोड़ी सी बात सुनना चालू कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल सवालों से चालू करेंगे। F बराबर ma। अगर मैं इतना आसान सवाल कराऊं, क्या तुम कर सकते हो जो मैं नहीं कराना चाहता हूं? 10 किलो का ब्लॉक है, फोर्स लगाया 20 न्यूटन, बताओ एक्सेलरेशन। शर्म आ गई मुझे कराते हुए। अगर ये सवाल नहीं कर पाओ तो घर जाके कांच के सामने रोना, मैं ही ऐसा क्यों हूं। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। चलो बताओ, 10 किलो 20 न्यूटन ए, बता दो बता दो। और सर F बराबर ma लगाओ सर, F की डायरेक्शन और इधर फोर्स है तो इधर ही एक्सेलरेशन होगा, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो 20 न्यूटन इक्वल टू 10 इंटू ए। सर ए का आंसर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो भाई मौज आ गई। अरे आई कि नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? आ गई। लो सर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, बस ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे थोड़ी कराऊंगा भाई। पक्का? अरे सोच लो। अरे गारंटीड। चलो एक सिंपल, तो F बराबर ma भी याद रखना है। पीछे मैंने आपको बताया F बराबर dp बाई dt। फील कराने का प्रयास करा मोमेंटम क्यों जरूरी है, क्योंकि आप रोकने की ताकत को, की क्षमता को सिर्फ मास या वेलोसिटी से कंपेयर नहीं कर सकते, मोमेंटम से ही करनी पड़ेगी। क्या मेरी बात क्लियर है अच्छे से? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, ये कहानी मैंने आपको समझाई दी थी कि टाइम क्यों होता है, फोर्स क्या होता है। ठीक, फिर कह रहा हूं लॉ है, इसको याद रखना है, फील कराने का प्रयास मैंने करा है। अच्छा सर, ठीक भाई, चलो आ जाओ। अब सिंपल सिंपल सवालों से चालू होते हैं। पहला सवाल, अब बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स F ये दे रखा, ओके, एक्वायर्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कंफ्यूज मत होना, ये तो डायरेक्शन के साथ दे रखा है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है। बोलो क्लियर? हाँ सर, द मास ऑफ दिस बॉडी मस्ट बी, बताओ मास क्या है? एक्सेलरेशन दे दिया, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दिया है, पर कंफ्यूज मत होना। क्या दिया है? मैग्नीट्यूड। अगर किसी बॉडी पर ये फोर्स लगे जिसका मास m हो, ये फोर्स कैसे भी ऐसे ही, F फैक्टर। F फैक्टर के लिए कितनी? 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप। तो जिधर फोर्स लगेगा नेट, क्या उधर ही एक्सेलरेशन होगा? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो देखो, क्या फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन? हाँ सर, नेट फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा, तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ F इक्वल टू मास इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A? हाँ सर, बस अब क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ F कितना है? अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज 1। यस सर, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज 10 स्क्वायर अगेन, 64 प्लस 36, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू m इंटू 1, दिस इज 10 रूट 2 इक्वल टू m। ओके, आंसर इज 10 रूट 2 kg। आंसर इज 10 रूट 2 kg। कोई कष्ट वाली बात नहीं है। आ गया आंसर? पक्का सिंपल? लो भाई हो गया। सवाल करते हैं फटाफट फटाफट, रफ्तार तेज रखना। तो अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो भाई, क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। पक्का? सो तो नहीं रहे हो? पक्की बात? चलो भाई। अच्छा भाई, अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है 5 किलो का, उसमें 10 न्यूटन ऐसे फोर्स लगा है 37 डिग्री पे, आपको बताना है कि, पहला सवाल मैं करा रहा हूं, दूसरा आपसे कराऊंगा, क्या एक्सेलरेशन है और क्या नॉर्मल है। ओके, अगर हम बेसिक कंस्ट्रेंट से चलें तो 5 kg, ध्यान से सोचो, तो क्या ऐसे ही चलना पसंद करेगा? हाँ, क्योंकि धरती के अंदर घुस नहीं सकता, हवा में उड़ने की ताकत लग नहीं रही। यस और नो? हाँ, तो 10 का इधर कंपोनेंट करो, कितना? 10 cos 37 8, ऊपर कितना? 10 sin 37 6। अगर आप 5 kg का FBD बनाओ फटाफट से, नीचे क्या लगेगा? FBD 50, ऊपर लगेगा नॉर्मल, इधर लगेगा 10, 10 के 2 कंपोनेंट आ गए, तो 10 को हटा ही देता हूं,
10 का इधर कंपोनेंट कितना आया 8, इधर कितना आया 6। ओके, जाहिर सी बात है ये 6 50 न्यूटन से कम है, तो इसका हवा में उड़ना तो संभव नहीं है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैं बात इसलिए बोल रहा हूं, सोच अगर गलती से कंपोनेंट 6 की बजाय 600 आ जाता तो क्या ये पार्टिकल हवा में जा सकता था? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन उल्टा लगना संभव नहीं है, वो हमेशा ऊपर ही लगेगा। ठीक, चलो जनरली ऐसा होता नहीं, बट हो जाए तो ठीक, ऊपर 6, तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में हमेशा 2 डायरेक्शन में तोड़ लेना चाहिए। अब लॉजिकली सोचो, एक्सेलेरेशन किधर होगा, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल, लो भाई ए, हो तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो n + 6 = 50, तो n की वैल्यू आई 44, बिल्कुल सही। और एक्सेलरेशन a है, क्या इधर की तरफ a एक्सेलरेशन है, तो क्या फोर्स लगा सकते, क्या इक्वेशन बना सकते हैं, वर्टिकल में तो इक्विलिब्रियम लिख लिया, क्या इधर लगा सकते हैं Fx = max। कंफ्यूज मत होना, Fx क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर हम लिखते हैं F = ma, बोलो क्लियर। अगर आप थोड़ी सी बात को समझे, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, सोचो कैसे, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, कि अगर Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप, क्या फोर्स कैसे लिख सकता हूं? हाँ, तो क्या एक्सेलरेशन के भी 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, Ax i कैप प्लस Ay j कैप प्लस Az k कैप। ओके, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो, Fx बराबर i को i से max, Fy may, Fz maz, तीनों की अगर कभी तीनों आ जाए तो, हालांकि जरूरत पड़ती नहीं। इस सवाल में देखो तो वर्टिकल में तो भाई साहब इक्विलिब्रियम था, किधर एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल में। तो देखो भाई फोर्स कितना है हॉरिजॉन्टल में, ये रहा Fx, एक्सेलरेशन निकालना है Ax, Fx बराबर मास कितना 5 किलो, Ax कितना निकालना है, Ax की वैल्यू 8/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, आ गया। लो सिंपल, तो सोच मैंने 2 डायरेक्शन में तोड़ के करा दिया, क्या सवाल बिल्कुल सिंपल था, एक्सेलरेशन भी आ गया, वर्टिकल में इक्विलिब्रियम भी आ गया। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा कैसा सवाल। अगला तुम करोगे, गलत मत करना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, शर्माना मत, हो सकता है तो 9 में भी पढ़ाओ। अरे हाँ ना बोलो भाई, चलो भाई। n की वैल्यू 44, a की वैल्यू 8/5, जो करा जो समझा बिल्कुल सही है। ओके, चलो अगला सवाल फटाफट करो। 2 फोर्स लगा दिया मैंने, हमें तो नेट से मतलब है, एफबीडी बनाओ ढंग से, गड़बड़ मत करना। एक फोर्स नहीं, अब कितने लगा दिए, 2। तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। आज मेरी आंख लाल लग रही है क्या, है देखना तो, हाँ लग रही है सर थोड़ी, क्योंकि मैं नहा के आया हूं। जब भी मैं जस्ट नहा के आता हूं मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। सर ऐसे ही होगा, कभी कभी नहाओगे तो, रोज रोज नहाओगे तो नहीं होगा ऐसे, मैं रोज नहाता हूं। चल झूठा, चल आ जाओ, एफबीडी बनाओ, पहले रिजॉल्व कर लिया करो। मैं तो एफबीडी फटाफट से बना देता हूँ। नीचे लगा 50, ऊपर लगा n, एक लगा इधर 50, इस 50 को रिजॉल्व करो तो इधर आएगा 40, इधर आएगा 30, तो डायरेक्ट यही बना लो, इधर आएगा 30, इधर आएगा 40। वर्टिकल डायरेक्शन में चल नहीं सकते क्योंकि 30 50 से कम है, हवा में उड़ना संभव नहीं है, तो एक्सेलरेशन होगा इधर, बिल्कुल सही। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर लिखें तो लिखेंगे n + 30 = 50 इक्विलिब्रियम के लिए, तो n की वैल्यू आई 20 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन अगर कभी भी नेगेटिव आ जाए डायरेक्शन सही मानने पर, तो समझ जाना कुछ ना कुछ चमत्कार किया है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन में आपको पहले निकालना सिखा चुका हूं। अगर आपने सही डायरेक्शन ली है तो फिर नेगेटिव नहीं आएगा, खैर ज्यादा वो उलझाएगा नहीं। हॉरिजॉन्टल में चलो, Fx 50 - 40, बिल्कुल सही, 50 - 40 = 5 × a, यानी कि a की वैल्यू आई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया सवाल। अब तू बताए कोई रटे हुए सवाल हैं, कुछ भी बना सकते हैं। एक एक दोनों करा दिए मैंने। एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, सिंगल फोर्स, टेढ़ा, क्या सवाल कर सकता हूं? हाँ। एक ब्लॉक 2 फोर्स, क्या सवाल कर सकता है? मैं तो कह रहा हूं एक ब्लॉक 3 फोर्स, क्या सवाल कर सकता है?
कुछ भी बना दे उसमें, क्या यार मैं तेरे को बोलूँ लो भाई बताओ क्या होगा, ये ले लो 10 किलो, एक फोर्स इधर लग रहा है 20 न्यूटन, एक फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन, एक फोर्स इधर लग रहा है 37 डिग्री पे 10 न्यूटन। क्या तुम सवाल कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। क्या ये सवाल कर सकते हो जो मैंने बनाया है? क्या ये सवाल कोई बड़ी बात है? खूब आ सकते हैं, अरे खूब आ सकते हैं। मैंने एक एक वैरायटी कराई। आपको प्रैक्टिस जब डीपीपी मिलेगी या वर्कशीट में मिलेगी तो आपको वैसे भी वो खूब सारी प्रैक्टिस मिल जाएगी, पर अभी इनके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर। अरे गारंटीड? बिल्कुल सर। चलो भाई आ जाओ 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 भाई। अब क्या करें? लो भाई और आगे चलते हैं। बेसिक बेसिक तो हो गया अपन ने जो करना था। आंसर आया 20 न्यूटन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। तो अगर सिंगल ब्लॉक रखा हो कहां पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एक फोर्स लगाओ, दो फोर्स लगाओ, तीन लगाओ, चार लगाओ, क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? क्या मैं नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकता हूं? हाँ सर। क्या ये बात समझ आ गई? हमने सवाल दो ही करे, पर क्या हम 2000 सवाल भी ऐसे बना सकते हैं? हाँ भाई, कि अगर एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हो तो उसमें एक फोर्स लगाओ, दो लगाओ, तीन लगाओ, चार लगाओ, क्या मैं नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? हाँ सर। नॉर्मल रिएक्शन के पीछे इसलिए पड़ा हुआ हूं क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन का रोल आ जाएगा बाद में फ्रिक्शन में, तो नॉर्मल रिएक्शन निकालकर ही फ्रिक्शन आएगा। अभी उस पर नहीं जा रहा हूं, पर जितना अच्छा एनएलएम होगा उतना ही अच्छा फ्रिक्शन होगा। यस और नो? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, बिना मेहनत के काम चलने वाला नहीं है। कई बार बच्चे मेहनत से घबरा जाते हैं, बेटा बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। चलो भाई खैर आ जाओ। फाइंड आउट विच ऑफ द टू ब्लॉक्स विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। ओ हो हम इंक्लाइंड प्लेन पे आ गए भाई। हमने एक ब्लॉक को रख दिया इंक्लाइंड प्लेन पे। कहाँ रख दिया? इंक्लाइंड। अब एक सिंपल सी बात बोलूँ, फ्रिक्शन कहीं नहीं है, अभी फ्रिक्शन पढ़ा ही नहीं है तुमने। मान लो कि दो इंक्लाइंड प्लेन है सेम बिल्कुल, एंगल वही अपना थीटा थीटा, एक का मास m एक का मास 2m। बताओ कौन जल्दी नीचे आएगा? ये 1 और 2 विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी साइमल्टेनियसली, डी डिपेंड ऑन थीटा। चलो बताओ, फटाफट से बता दो। अगर एक इंक्लाइंड प्लेन पर दो ब्लॉक को छोड़ दे तो नीचे तो आएंगे, दोनों सेम जगह से छोड़े गए, जो दूरी ट्रेवल करनी है इंक्लाइंड प्लेन पे वो सेम है, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन सेम है, फ्रिक्शन कहीं नहीं है, बस इतना अंतर है कि एक का मास m है और एक का मास 2m है। बताओ फटाफट से बता दो। राम लालो श्याम लालो, गलत मत करना, सही आना चाहिए, ये कसम उड़ान चल लेगी। बताओ बताओ बताओ, अरे बताओ बताओ बताओ। चलो सिंपल करते हैं भाई, सर ने तो हमें जैसे सिखाया था हम तो वैसे ही करेंगे। चलो भाई वैसे ही कर लेते हैं। ये देखो इसमें नीचे क्या लग रहा है? mg, ठीक सर। यहाँ पे क्या लग रहा है? 2mg, ठीक सर। यहाँ पे ऊपर क्या लग रहा है? n। यहाँ पे ऊपर क्या लग रहा है? n। इसको n1 n2 मान लेते हैं, ठीक भाई। यही है, इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या दोनों पे? नहीं सर। क्या ये बात कंस्ट्रेंड है कि m और 2m इधर चलेंगे, ये चलेगा a1 से, ये चलेगा a2 से? बिल्कुल फील करके बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सिंपल, बिल्कुल सही। अच्छा भाई अच्छी बात सर, अच्छा लग रहा है। अब एक बात समझे, मैं छोटी छोटी चीज और सिखा रहा हूं। जब भी हम एफवीडी बनाते हैं, ध्यान से देखो तो मैंने एफवीडी बना रखा है, दो फोर्स हैं दोनों पर, n1 n2 mg और 2mg, ठीक। अगर तू बहुत ध्यान से देखे तो तुझे एक बात समझ में आएगी कि जब भी इंक्लाइंड प्लेन हो तो सबसे पहली बात याद करो, एफवीडी बनाते थे अपन, एफवीडी बना के एक्सिस चूज करते थे। अब सोचो इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेनी चाहिए, टेढ़ी 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 टेढ़ी। वैसे लॉजिकली तुम्हें बात समझ आ रही होगी, नहीं आ रही है तो रट लो। ऐसे लेनी चाहिए एक्स एक्सिस, ऐसे लेनी चाहिए वाई एक्सिस। बोलो क्लियर? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ऐसे लेनी चाहिए इंक्लाइंड प्लेन पे। मोस्ट ऑफ द 99.9% वालों में ऐसे एक्सिस लेनी चाहिए, तो यहां पे भी ऐसे ले ली। अब सोचो अगर हमने ऐसे एक्सिस ले ली तो सोचो इनको रिजॉल्व करना अपने को आना चाहिए। ओके सर, बिल्कुल सिंपल सर, बात समझ आ रही है। ध्यान से देखो, एंगल एंगल देखो, कंफ्यूज नहीं होना। ये एंगल थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, तो ये कितना थीटा, तो यहां पे भी बनाए तो ये भी थीटा, तो एक समझ लो सब अपने आप आ जाएगा।
ठीक सर। बोलो n1 को रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या? दो ही तो फोर्स है, n1 और mg। हाँ सर। किसको रिजॉल्व करने की जरूरत है, n1 को कि mg को? बोलो। सोच तू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेता तो दोनों को शायद करना पड़ता, हालांकि mg रुक जाता, पर हमेशा इंक्लाइंड प्लेन अगर आए तो अपने को टेढ़ा टेढ़ा रिजॉल्व करना आना चाहिए। अच्छा ठीक सर। ऐसा क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है, तो एक्सेलरेशन क्यों ऐसा करना चाहिए उसका मैं कारण बताता हूं। अगर आप ऐसे ले लो ना कि ना एक्सेस, कॉमन चीज समझें, अगर आप एक्सेस ऐसे ले लोगे तो एक्सेलरेशन तो आपका ऐसे है, तो आपको एक्सेलरेशन को भी तोड़ना पड़ेगा। तो अमूमन अगर एक्सेलरेशन कॉमन सेंस से पता पड़ रहा है कि किधर है, तो एक डायरेक्शन तो उधर ले ही लेनी चाहिए, ये कॉमन सेंस है। इंक्लाइन प्लेन में तो रटील होगी भाई ऐसे लेना है, बट आगे भी कभी बात आएगी तो बता रहा हूं कि अगर पता है कि एक्सेलरेशन ऐसे ही होना है, हाँ, तो एक डायरेक्शन तो वो लो ही लो एक्सेस की, हमेशा आसान होगा सवाल। ओके ठीक सर, ये बात मेरे को समझ आ गई, दिमाग में सेट रखनी है। ठीक भाई, अब mg का देखो तो इधर कंपोनेंट कितना आया, mg cos थीटा, और इधर देखो तो क्या आया, mg sin थीटा, बिल्कुल सही। ठीक, इधर भी देखो तो ये कितना हो गया, 2mg cos थीटा, इधर कितना हो गया, 2mg sin थीटा। ओके, अब देखो y एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है, कितना है y में, अरे कितना है y में, सर 0 है y में, काहे का एक्सेलरेशन, y में तो कुछ है ही नहीं। अगर y में एक्सेलरेशन 0 है तो n1 क्या है। मैं सिर्फ ये सवाल नहीं करा रहा हूं, नॉर्मल इंक्लाइन प्लेन पे कैसे सॉल्व करते हो उसे दिखा रहा हूं। n1 की वैल्यू कितनी आई, mg cos थीटा। नॉर्मल याद भी रख लो तो कोई बुराई नहीं कि अगर एक ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रखा है तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है mg cos थीटा, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्या x में है, कितना, a1। ओके, तो देखो इधर y डायरेक्शन में नीचे की तरफ, इधर पॉजिटिव मान लो कोई बुराई नहीं है, इधर नीचे की तरफ कितना फोर्स है, mg cos थीटा, n1 का कोई कंपोनेंट नहीं है, mg sin थीटा, तो फोर्स हो गया mg sin थीटा। मैं इक्वेशन लगा रहा हूं, y में मैंने फोर्सेस बैलेंस करे क्योंकि उधर कोई एक्सेलरेशन नहीं था, y में इक्विलिब्रियम था, पर x में एक्सेलरेशन है, तो इक्विलिब्रियम लाएंगे कि F बराबर ma लगाएंगे, F बराबर ma, तो फोर्स हुआ कितना, mg sin थीटा, मास इनटू a1। ओके, m ने m को मार दिया, a1 की वैल्यू कितनी आई, g sin थीटा। ओहो, फील के साथ बता रहा हूं, फिर मतलब मैथ्स के साथ बता रहा हूं, फिर थोड़ा लॉजिक से भी बता दूंगा। इधर देख, फिर से देखो तो n2 की वैल्यू कितनी आई, 2mg cos थीटा। ऐसे ही अगर ध्यान से देखें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, 2mg sin थीटा इज द फोर्स बराबर मास अगेन 2m, एक्सेलरेशन a2। ओहो, a2 के लिए आई g sin थीटा। अरे हाँ सर, a1 a2 तो बराबर आए सर, अगर a1 a2 बराबर हैं इंप्लाइज क्या t1 बराबर t2, मतलब क्या दोनों साथ साथ आएंगे। अरे सर, मास का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा अगर ये सवाल है तो। अगर हम इंक्लाइन प्लेन पे बिना फ्रिक्शन के दो ब्लॉक को छोड़ दें, एक सुंदर कन्या बालक छोड़ दें, बालक 100 किलो का, सुंदर कन्या 50 किलो की, दोनों सेम टाइम पे आएंगे क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन g sin थीटा होगा जो कि मास के इंडिपेंडेंट आ गया है। पर ये कब, जब फ्रिक्शन ना हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम हो, तब। बोलो क्लियर, और कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, सिर्फ यही दोनों हो। तो सोच, तो ये वैसी ही बात है, कैसी, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर, जो तुम जानते भी हो कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर एक 2 किलो के ब्लॉक को और एक 4 किलो के ब्लॉक को ग्रेविटी में छोड़ दें तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, 2 किलो का कि 4 किलो का, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, 2 किलो का कि 4 किलो का। सर दोनों का सेम होगा, जी जी। तो क्या दोनों सेम टाइम पे नीचे टकराएंगे, हाँ सर, ये वही बात है। क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे भी g की जगह क्या हो गया, g sin थीटा, g sin थीटा। तो अगर एक नॉर्मल सिचुएशन पे थोड़ा बहुत याद भी रख लो कि अगर एक ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पर छोड़ दें, फ्रिक्शन नहीं है, तो उसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा और उसकी नॉर्मल होती है mg cos थीटा। हालांकि मैंने पूरा लॉजिक के साथ बताया, फील के साथ। हाँ सर, बोलो क्लियर, पक्की बात, हाँ भाई, ये बात समझ आ गई सर। फटाफट उतार लो, फटाफट उतार लो, रफ्तार तेज, आज पागल हो रहा हूं मैं बिल्कुल पढ़ाने के लिए, आ जाओ। NLM के लेक्चर अब मैं ना बढ़िया शानदार पढ़ाऊंगा, रफ्तार में भी पढ़ाऊंगा। बोलो क्यों, अब तुम चाचा चौधरी हो गए, तुम्हारा दिमाग तेज चलने लग गया इतने दिन से, इसलिए तो इतने बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे थे, क्योंकि मैं इसमें सवाल थोड़े ज्यादा कराना चाहता हूं। उतारो फटाफट।
अरे उतारो फटाफट, अरे उतार लिया क्या? हाँ सर उतार लिया। साइमल्टेनियसली डिपेंड ऑन थीटा, ये वो, ठीक भाई। चलो अब अगर इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हो, ये तो तब था जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, तो मास के इंडिपेंडेंट आ गया एक्सेलरेशन जी साइन थीटा। ठीक, तो हम ये भी समझे कि एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होता है। अगर सिर्फ mg ही फोर्स लग रहा हो तो mg और n ही दो ही फोर्स होते हैं, और नॉर्मलाइजेशन mg cos थीटा होता है। और अब मास के इंडिपेंडेंट आ जाता है एक्सेलरेशन इस पर्टिकुलर केस में, जो कई बार आएगा। ठीक भाई, समझ आ गई सर बात। मान लो एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं तो, अरे चालू हो जा भाई, ये तो हो गया। ठीक है, तो हम समझ गए। बोथ द ब्लॉक्स रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। ठीक भाई, समझ गए हम। अब देख, उतार लिया ना पीछे वाला सब तुमने? अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर पक्का, बिल्कुल। चलो भाई, अब देखो, अगर हमको एक्सटर्नल फोर्स भी लगा दें, इंक्लाइन प्लेन भी ले लें और ब्लॉक भी ले लें, देखो फाइंड द नॉर्मल फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 किलो, 5 केजी को ऐसे बोलो। क्लियर? अच्छा, ट्राई करेगा ढंग से एफबीडी बनाना। 3 फोर्स होंगे, रिजॉल्व इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग ही करना है। बोलो क्लियर? ढंग से बनाना है एफबीडी। 3 फोर्स हो गए, नॉर्मल रिएक्शन, mg और ये 20 न्यूटन। ढंग से एफबीडी बनाओ, और ऐसे टेढ़ा टेढ़ा ही लेते हैं इसमें एक्सेस, ये बता चुका हूं। करो करो करो, कर सकते हो तुम लोग, ट्राई करो, ट्राई तो करो, क्या बुराई है। अब इसमें जी साइन थीटा जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हो गया है। हाँ भाई, चलो भाई आ जाओ, चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे हाँ भाई, हाँ भाई। हाँ, 15 सेकंड और देता हूं। जिंदगी की यही रीत है, 10th के बाद ही 12th है बाबा। चलो आ जाओ। मैं भी बनाता हूँ एफबीडी, मेरी तरफ देखना मत, कसम उड़ान चल लेगी। देख, अब कुछ चीज़ें तो याद ही हो जानी चाहिए। 50 होता है, ये 50 लगेगा, ये 53, ये 37, तो 50 का इधर कंपोनेंट आ जाएगा कितना, डायरेक्ट रिजॉल्व कर रहा हूँ। 50 का इधर आ जाएगा 50 cos 37, इधर 50 sin 37 आता है। 50 cos 37 इज 40, इधर आएगा 30। ठीक, तो अगर आप इसका एफबीडी बनाओ, अब टेढ़ा टेढ़ा ही बनाना है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इधर ही आएगा। तो इधर एक आएगा नॉर्मल, इधर mg के अगर अपन ने 2 कंपोनेंट कर लिए तो इधर आएगा 40, इधर आएगा 30, और 20 इधर लग रहा है, तो ऐसे 20। बोलो क्लियर? हाँ सर। एंगल को देखो, ये भी 37, ओके। तो मैंने mg को तो पहले रिजॉल्व कर लिया था, 20 को और कर लो। 20 का इधर कितना आया, 20 cos 37 इज 16, 20 sin 37 इज 40 + 12। तो एफबीडी को थोड़ा और अच्छा बनाओ, देखो तो इधर 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 हो जाएगा। ऊपर हो गया 16, नीचे हो गया 30, ये हो गया नॉर्मल, इधर हो गया 52। बिल्कुल सही सर, रिजॉल्व बढ़िया हो गया, शानदार। तो देखो, क्या ये हवा में नहीं जा सकता, तो क्या एक्सेलरेशन देख, 30 ज़्यादा है कि 16, लॉजिकली समझ में आ रहा है, ए इधर होगा। ठीक है, तो देखो n की वैल्यू, क्या इस वर्टिकल डायरेक्शन में, क्या इस वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी आई, 52। और एक्सेलरेशन के लिए अगर लिखें तो लिखेंगे 30 - 16 = 5 × a। बोलो क्लियर है क्या? 30 - 16 कितना, अपने तो कितना, 14/5 इज एक्सेलरेशन। देखना कैलकुलेशन को मिस्टेक तो नहीं करी, नहीं, सब सही तो चल रहा है। हाँ, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, सही तो आ रहा है, टक 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 टक। ये तो अपन ने कर लिया, 16, 30, हाँ 52, और एक्सेलरेशन इज 2.8। 2.8 कितना हो गया, देखो अपना पीछे, वही 14/5, बिल्कुल सही, 2.8 आ गया। बोलो कहानी समझ आई क्या? क्या रिजॉल्व करके कहानी समझ आई क्या? हाँ सर, बिल्कुल समझ आई। देखो, अरे कभी तो हाँ ना बोलो, आंसर हो गया। तो अगर एक सिंगल ब्लॉक इंक्लाइन पे छोड़ दो तो क्या होगा मुझे पता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा लो तो क्या होगा तो भी मुझे पता है। पता है कि नहीं पता? हाँ सर पता है। सोच, अगर मैं इंक्लाइन पे टफ और करना हो तो क्या मैं एक की जगह 2 फोर्स लगा लूं, कहानी में कोई चेंज नहीं आएगा। एक सवाल तेरे से कराता हूं फटाफट, बिना टाइम खराब कराए। ये तो अपन ने जो भी करा वो रिजॉल्व कर लिए, ठीक है।
ये वाला सवाल करो, गलत मत करना, कसम उड़ान चल लेगी, रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 20 न्यूटन को आसान से आ जाएगा। कर सकते हो तुम लोग, फटाफट कर दो, टाइम खराब नहीं करना। 53 डिग्री लिया है एंगल, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। बताओ भाई, बताओ भाई अरे बताओ भाई। चलो 20 न्यूटन, वो नीचे से ऐसे लग रहा था तो अपने उसको ऊपर की तरफ एरो बना लिया, ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, बिल्कुल एरो आपको बता दे तो ऊपर लगा लो, ठीक भाई। 20 न्यूटन नीचे लग रहा है अपना 20 न्यूटन। अच्छा, इधर 20 का अगर कंपोनेंट करें तो इधर कितना आएगा, 20 cos 53 दैट इज 12 न्यूटन, इधर आएगा 16 न्यूटन, ये अपना नॉर्मल। क्या कहानी बिल्कुल समझ में आ गई? हाँ, ध्यान से देखो तो इधर की डायरेक्शन में कोई एक्सटेंशन हो नहीं सकता। अब कुछ 16 और 20 में से कौन ज्यादा है लॉजिकली? 20, तो क्या तेरे को लगता है ये ऊपर से जाएगा? ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या नॉर्मल के लिए हो गई ये 20 का इधर 12, तो n हो गया 12 और a कितना हुआ 20 माइनस 16 बराबर 2 इंटू ए, दैट इज a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या तुम निकाल पाए? हाँ सर, हम निकाल पाए, पक्का। अब सोच, इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रख दो, कैसे सवाल सिखा रहा हूं, ध्यान समझना। न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सेलरेशन आ गया। एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हो, उस पे एक फोर्स लगे, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? टेढ़ा लगे, कर सकता हूं। उस पे 2-4 फोर्स लगे, क्या मैं कर सकता हूं? हाँ। क्या इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक रखा हो, कोई फोर्स लगे, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? क्या इंक्लाइन प्लेन पे एक फोर्स लगे, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? मैं तो कह रहा हूं 2-3 भी लग जाए, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? हाँ। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सिंगल ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑन इंक्लाइन प्लेन, कितने भी फोर्स मुझे आता है, ऐसे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। क्योंकि सवाल तो मैंने एक 1-2 ही कराए, पर क्या ऐसे अनंत सवाल बन सकते हैं? क्या कॉन्फिडेंस कि सिंगल ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे या इंक्लाइन प्लेन पे कितने भी फोर्स लगाएं, मुझे उनका एक्सेलरेशन और नॉर्मल निकालना आता है। हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। ठीक भाई, तो लो आ जाओ, ये तो आंसर आ गया 12 और 2। ठीक भाई, और देखो अब सोच, एक ब्लॉक की जगह कितने ब्लॉक ले लूं? 2। कहां पर? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। कहां पर? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। अब सोच, 2 blocks A and B having mass 2 किलो और अलग अलग, ये सब सवाल ही हैं, मैं इनको तोड़ तोड़ के आपको सिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि एक एक जो फॉर्मेट है उससे भी कितने भी सवाल बनाए जा सकते हैं, आपको उनकी फील आनी चाहिए। तो 2 ब्लॉक A and B having mass 2 किलो 4 kg respectively are placed on a horizontal surface, a force of 20 Newton making an angle of 37 degree with the horizontal is acting on the block A। कैसे लग रहा है आपको? समझ में आ रहा है? Find acceleration and normal relation between the blocks। अब बहुत बेसिक कंस्ट्रेंट और कॉमन सेंस की बात, पहला मैं बताता हूं, दूसरा आप करोगे, सुने ध्यान से। क्या 2 kg में ब्लॉक ऐसे लग रहा है? 2 kg और 4 kg जाहिर सी बात है हवा में नहीं उड़ सकते, वो चलेंगे तो ऐसे ही। तो अगर 2 का एक्सेलरेशन ए आएगा तो 4 का भी ए आएगा, ये कंस्ट्रेंट है, क्योंकि 2 किलो वाला 4 किलो में घुस नहीं सकता। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज एक्सेलरेशन ऑफ 4। हाँ, तो ये बात भी समझ आ गई, बिल्कुल सही सर, ये क्लियर है एकदम। अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूं, पहले समझें, ध्यान से देखो, रुक जाओ एक मिनट, पहले समझो। मैं आपको पहले बिल्कुल बेसिक से बताता हूं, यहीं पे बताता हूं, फिर मैं आपको एक छोटा तरीका बताऊंगा, पहले समझो अच्छे से। आओ, कैसे? देखो, ये जो 2 kg है इसकी एफवीडी बनाओ, ऊपर N1, हालांकि इसमें N1 से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपन हॉरिजॉन्टल में ही सॉल्व करेंगे, नीचे 20, ये एक नॉर्मल रिएक्शन इधर, ये है N on 2 ड्यू टू 4, 4 kg की वजह से, तुम इसे मान लो N3। ये N3 क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, जैसे N ही मान लो ना, नंबर नहीं देते, N मान लो। N इज व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 and 4। ठीक है, क्या 4 किलो 2 kg पे पीछे धक्का लगाएगा और 2 किलो 4 kg पे आगे लगाएगा? तो भाई पीछे लग गया। और देखो इस 20 न्यूटन को अगर रिजॉल्व करो ऐसे, तो इस 20 का इधर कंपोनेंट कितना? 20 cos 13 16 और इधर कितना? 12। तो तेरे को नहीं लगता इसका एक 12 नीचे आ गया और इसका एक 16 इधर आ गया? बिल्कुल सही सर, सही बात है। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, बिल्कुल सही सर, समझ आ गई बात। क्या ये एफबीडी 2 किलो का है? बिल्कुल है सर। ऐसे ही 4 किलो का बनाओ, 4 किलो पे इधर लगा N2, इस N2 से N1 से हमें कोई लेन देन नहीं, नीचे लगा 40। ठीक, इधर फोर्स लगा इसमें N, क्या नॉर्मल रिएक्शन बाई 2 kg? हाँ, इसके अलावा और कोई एक्सेलरेशन, सॉरी और कोई फोर्स इसमें हॉरिजॉन्टल में नहीं है।
क्या 2 किलो चला इधर ए से, क्या ये भी चला इधर ए से? क्या तुम्हें नहीं लगता इस पे अगर हॉरिजॉन्टल पे इक्वेशन लगाए, वर्टिकल की इक्वेशन छोड़ दो, तो मैंने एफबीडी में दिखाने के लिए बनाई है। चैनल जब सवाल करते हो तो बार बार ऐसे एफबीडी बनाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस काम करना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल पूछ ही नहीं रहा, हमें तो हॉरिजॉन्टल से मतलब है। ठीक भाई, फिर भी लिख ली हमने। क्या हॉरिजॉन्टल पे अगर 4 kg पे इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? n बराबर 4a। हाँ सर, पहली इक्वेशन। अगर अपन इस पर लिखें हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन तो क्या लिखेंगे? 16 माइनस n बराबर 2a। बिल्कुल सही। अगर ध्यान से देखो तो क्या n की वैल्यू 4a है, तो 16 माइनस 4a इक्वल टू 2a, तो a बराबर 16/6 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे नहीं आया, क्या एक्सेलरेशन निकल आया? हाँ सर, बिल्कुल निकल आया, बिल्कुल। क्या दोनों की अलग अलग एफबीडी बनाई, 4 किलो और 2 किलो की? हाँ सर, ठीक भाई। अच्छा ठीक है, समझ आ गया। तो n कितना? n आ गया 8/3 इंटू 4, तो 32/3। ठीक, ये भी आ गया। क्या ये बात समझ आई? क्या 2 की जगह 3 ब्लॉक होते तब भी क्या सवाल कर सकता था? हाँ सर, कर सकता था, मुझे बात भी समझ आई। अरे आई की नहीं आई? आई सर। अब सुन, मैं तुझे एक और बात बताता हूं, ध्यान समझना। मैं इसका एक और तरीका बताऊंगा जो आगे एनिमेशन से भी है, उसे पहले फील करो। जैसे मान लो कि एक कोई ब्लॉक है ऐसे, मुझे बताओ ये जो ब्लॉक आप जिसको बोलते हो, ब्लॉक एक एटम का बना होता है, बहुत सारे, मतलब उसमें एक पार्टिकल होता है कि बहुत सारे? ब्लॉक में तो बहुत सारे पार्टिकल, टक 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 ऐसे टिक 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 टिक। फिर हम इसे एक ब्लॉक मान लेते हैं, तो जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं तो उसका फॉर्मूला लिख देते हैं m/a। इन सब पार्टिकल को एक ब्लॉक मान लेते हैं, इन सब पार्टिकल को एक ब्लॉक मान लेते हैं। हाँ सर, आप बात सही कह रहे हो, एक ब्लॉक मान लेते हैं। अब क्या करें? अब कुछ नहीं, ध्यान से सुनो। क्यों मान लेते हैं इन सब पार्टिकल को एक ब्लॉक? क्योंकि इन सब पार्टिकल का एक्सेलरेशन सेम है, टक 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 टक। हर पार्टिकल इस पे जितने भी पार्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी टक 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 टक, इन सब का एक्सेलरेशन क्या है? सेम। इन सब का एक्सेलरेशन क्या है? सेम। हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे हो, एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए अपन बराबर में लगा लेते हैं। तो अगर ध्यान से देख तो इसमें 2 किलो और 4 किलो भले अलग अलग ब्लॉक हैं, पर क्या ये बात कंस्ट्रेंट से पता पड़ गई कि इनका एक्सेलरेशन सेम है? हाँ सर, तो एक्सेलरेशन सेम है तो क्यों ना इनको एक ही मान लें। ऐसा एक तभी मान सकते हैं अलग अलग ब्लॉक को जब उनका एक्सेलरेशन सेम हो। तो सवाल थोड़ा छोटा हो जाता है, सवाल थोड़ा छोटा हो जाता है, सवाल थोड़ा छोटा हो जाता है। पर कब मानेंगे दो ब्लॉक को एक ही सिस्टम या एक ही ब्लॉक? जब उन दोनों का क्या सेम होगा? एक्सेलरेशन। वी कैन, क्या सीखे हम? वी कैन कंसीडर मल्टीपल ब्लॉक्स एज वन सिस्टम। कब मान सकते हैं एज वन सिस्टम? व्हेन देयर एक्सेलरेशन इज सेम। नहीं बात समझ आई? कब मान सकते हैं जब एक्सेलरेशन सेम हो? पहले तो क्या ये सवाल हो गया है? मैं थोड़ा और छोटा करना चाहता हूं। अच्छा, अब देख, मेरे लिए ओरल सवाल है, ये आंसर लाना कैसे बताता हूं। देख, अगर मैं सिर्फ इसको बहुत सिंपल तरीके से देखूं तो देख एक बात समझ में आएगी। मैंने इस 20 को वो कर दिया डिवाइड 12 और 16, वर्टिकल से को लेना दिया तो 16 ही तो फोर्स लग रहा है। अगर दोनों को एक ही ब्लॉक मान ले तो कितना? और 16 के अलावा हॉरिजॉन्टल में और कोई फोर्स नहीं है, एक ही ब्लॉक मान ले तो कितना हो गया? 2 और 4 6, तो फोर्स कितना? 16, मास कितना? 6, 16/6 8/3 डायरेक्ट। हाँ सर, ओरल हो गया ये तो, इसीलिए कह रहा हूं फील आनी चाहिए। मैंने आपको बेसिक से बताया है, पर हमें बड़े बड़े सवाल छोटे छोटे करने भी आने चाहिए। कैसे करा? देखो, 2 और 4 को एक मान सकता हूं क्या? क्यों मान सकते हो? क्यों मान सकते हो? क्योंकि दोनों का एक्सटेंशन सेम होगा कंस्ट्रेंट की वजह से, तो 6 मान लो। ठीक भाई। और क्या हमें सिर्फ ओरिजिनल के फोर्स से मतलब है? हाँ, वो कितना है? 16, तो 16/6 खत्म, 16/6 आंसर। देखो, अरे आया कि नहीं आया? तो ये बात अगर अपने को याद रहे, सिर्फ सवाल नहीं सिखाया, एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी सिखाया, बेसिक से भी सिखाया, काम से भी सिखाया। और एक बार अगर ए आ गया तो देखो क्या n बराबर 4a से डायरेक्ट n आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आया।
अरे आया कि नहीं आया? आया सर। तो लो देखो, वो सिस्टम से सिखाया हुआ है जो अपन ने देखा। देखो सिस्टम मान लिया। सिस्टम क्यों माना? क्योंकि एक्सलेशन सेम था, तो इधर लगा 16, इधर लगा 12, तो डायरेक्ट एक्सलेशन क्या आया? इधर लगा 6G, उससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान से देखो तो एक्सलेशन डायरेक्ट आया 16/6। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? अरे आई कि नहीं आई? हाँ सर आई, बिल्कुल आई। बोलो मौज आई? हाँ भाई। अरे पक्का? अरे सोच लो। अरे गारंटीड? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। अब पक्का? हाँ भाई। चलो भाई, अब देखो ये तो हो ही गया अपना। इसमें क्या है, ये तो ना दूसरा अपन ने जो करा सॉल्व उसको करने का अपन कर चुके हैं उसको। आ जाओ। ओ हो, अब कितने ब्लॉक? 3 ब्लॉक और 2 फोर्स, इधर 48 इधर 12। ठीक। फाइनल एक्सटेंशन आपको यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन बताना है N1, यहाँ पे भी बताना है N2। वर्टिकल वर्टिकल मत बनाना, जरूरत ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल से करना बस सवाल। N1 N2, N1 N2 सोच के देखो, कर सकते हो क्या तुम लोग? ट्राई करो N1 N2। 1 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो N1 N2, शर्माओ मत। ट्राई करो। मैं तो ओरली कर दूंगा अभी। सिस्टम मान के ओरली एक्सलेशन निकाल सकता है तू। तीनों का एक्सलेशन एक ही होगा। इधर कैसे सिस्टम मान सकते हैं? देखो। हाँ सर, सिस्टम मान लो। तो इधर कितना 48, इधर कितना 12, टोटल कितना बचा? 48 - 12 इज 48 - 12 इज इक्वल टू 36। हाँ सर 36 बराबर 3 2 5 5 और 1 6 इंटू ए। क्या ए की वैल्यू आई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओ तेरी, अब जैसे एक्सेलरेशन आ गया ना, नॉर्मल निकालना आसान हो गया। क्यों बताता हूं। अब सिर्फ इसको देखो N2 को, सिर्फ 3 kg को देखो। 3 kg को अकेले ही देखो। अब 3 kg पर सिर्फ 2 kg के द्वारा फोर्स लग रहा है, मान लो N2। और एक्सेलरेशन कितना है 6, तो क्या N2 बराबर 3 × 6 18। ऐसे ही 2 kg को देखो। 2 kg पर N2 लग रहा है पीछे, N1 लग रहा है आगे 1 kg की तरफ से, और एक्सेलरेशन है 6। तो क्या N1 - N2 इक्वल टू 2 × 6। N2 कितना 18, 2 × 6 12, N1 की वैल्यू 30। लो आ गया आंसर। एक बार सिस्टम का एक्सप्रेशन आ गया तो क्या N1 N2 अलग अलग निकाल के आसानी से निकाले जा सकते हैं? हाँ सर। लो भाई देखें आंसर सही आ गया क्या अपना? ओ हो N1 N2 भी आ गया। लो भाई इनको अलग अलग करा। N1 N2 की वैल्यू क्या आई 42 और 32। कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? नहीं नहीं नहीं, कहीं गड़बड़ करी, कहीं गड़बड़ करी, कहीं गड़बड़ करी। रुक जाओ एक मिनट। 3 kg पर, सॉरी 3 kg पर इधर क्या लग रहा है 12 न्यूटन। हो गड़बड़ करी, गड़बड़ करी, गड़बड़ करी। ध्यान से देखो ये कितना लग रहा है 3 kg पर। क्या इधर 12 भी लग रहा है? हाँ सर लग रहा है। तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन लिखी जाएगी N2 - 12 बराबर 3 × 6। तो N2 की वैल्यू क्या आएगी 3 6 18 और ये 12, तो 30 न्यूटन। ओके, यहाँ क्या लिखेंगे N1 - N2 दैट इज 30 इक्वल टू 2 × 6, यानी कि N1 की वैल्यू 42। लो आ गया 42 और 30। मैंने क्या गलती करी थी पहले? 12 भूल गया था। 3 kg पे इधर लग रहा है ना 12, वो भी तो आएगा। हाँ सर, तो एफवीडी बनाओ, आंसर पाओ। क्या ये सवाल को रटे हुए हैं कि नॉर्मल हैं? ठीक है भाई, कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। एक होमवर्क के लिए कर लो, टिक टिक, जो कराया नहीं जाएगा। 1 kg 2 kg 1 kg, इधर से फोर्स लगा 20 न्यूटन, इधर से लगा 4 न्यूटन। होमवर्क करना है जिसका सॉल्यूशन टीचर नहीं बताएगा। बात ये कि 2 ब्लॉक अगर हॉरिजॉन्टल पे रखे हो क्या मैं सवाल कर सकता हूं? 3 ब्लॉक अगर हॉरिजॉन्टल पे रखे हो क्या मैं सवाल कर सकता हूं? हाँ सर कर सकता हूं। 3 4 जो रखना हो रख लो, मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगले लेक्चर पे इससे आगे फिर बढ़ेंगे। देखो भाई ये तो अपनी कहानी हो गई। अगले लेक्चर पे साला इंक्लाइन पे रख देंगे ब्लॉक को, ये आएगा यस और नो। तो आपकी बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं इसको ट्राई करके आना ना। ये चल रहे थे, वो दिया जो बहुत है बस।
जो भी होमवर्क में दिया ना वो कर ले, बाकी मैं कराऊंगा ये वाला। अरे पक्का? डर तो नहीं लग रहा? हाँ, आप धीरे धीरे थोड़ी रफ्तार बढ़ाएंगे ताकि सवाल ज्यादा ले पाए। अरे पक्का? क्या रफ्तार झेल लोगे? झेल लोगे मतलब क्या कर लोगे? थोड़ी थोड़ी, जहां बहुत बेसिक बेसिक इलस्ट्रेशन है ना वहां पे, बाकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी 110%। चलो भाई, तो बिना टाइम खराब करे मैं आपसे विदा लेता हूं। पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पर मेहनत करते रहिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, सायोनारा।